हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सीबीएसई क्लास 10 वीडियो लेक्चर सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। यह जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का है। नेशनलिज्म इन इंडिया के पहले पार्ट में हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड उसका इफेक्ट, खिलाफत मूवमेंट और सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था इसके बारे में हमने देखा। गांधी जी की थिंकिंग क्या थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, क्यों वह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे। उससे पहले गांधी जी के जो इनिशियल सत्याग्रह है लाइक चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 का रॉलेट एक्ट पढ़ा और जलियांवाला बाग मैस्केयर के बारे में पढ़ा। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में क्या रिएक्शन हुए, इन सभी जो टॉपिक हैं सबको हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ विद इन द मूवमेंट मीन्स नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो ग्रुप कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही थी वो डिफरेंट कम्युनिटी स्वराज एंड नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग क्या इंटरप्रेट करती थी, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। वेरियस सोशल ग्रुप्स नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट करी और उनके लिए स्वराज का मतलब भी डिफरेंट था। ऐसा नहीं था कि सभी लोग एक ही तरह से स्वराज का मीनिंग समझते थे, नहीं, अलग अलग समझते थे, लेकिन सबका मोटो एक ही था। किसी ना किसी तरह से उनके अंदर जो इमोशनली इस मूवमेंट से वो कनेक्ट होते थे, बिकॉज दे वांटेड टू बिकम फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल्स। ठीक है, तो उनका एक ही मोटो था कि हमें कॉलोनियल रूल से, ब्रिटिश रूल से आज़ादी चाहिए, और दैट्स वाई वो जो है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, बट विथ डिफरेंट मीनिंग। तो सबसे पहला इसमें आता है टॉपिक हमारा द मूवमेंट इन टाउन। टाउन्स में लोग किस तरह से, सिटीज में जो मिडिल क्लास था वो कैसे इस मूवमेंट को इंटरप्रेट किया। जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन कैसा हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल कॉलेज थे उसको उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। जो हेडमास्टर एंड टीचर्स थे वो लोग स्कूल एंड कॉलेज से रिजाइन कर दिए। लॉयर्स जो लीगल प्रैक्टिसेस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कोर्ट में, उस प्रैक्टिस को करने से मना कर दिया। जो काउंसिल इलेक्शन होने वाला था उस काउंसिल इलेक्शन को भी बाइकआउट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जगह ऐसा था, सिंगल प्रोविंस मद्रास, जहां पे काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट नहीं किया गया ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वाई, क्यों नहीं बाइकआउट किया गया वहां पे? बिकॉज इन मद्रास प्रेसिडेंसी देयर वाज अ जस्टिस पार्टी who felt that entering the council was one way of gaining some power. Actually, at that time there was a mindset that जो फॉरवर्ड पीपल हैं, जो अपर कास्ट पीपल हैं, वे लोग पावरफुल पीपल हैं बिकॉज दे वेयर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो सेम जो जस्टिस पार्टी थी वो भी सोचती थी ये लोग अपने आप को बैकवर्ड एंड जो डिप्रेस्ड क्लास थे उसको रिप्रेजेंटेटिव मानते थे अपना। तो जस्टिस पार्टी का थिंकिंग था कि यदि हम लोग काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और काउंसिल इलेक्शन में हम लोग जीत जाते हैं, इलेक्शंस विन करते हैं, तो हमें काउंसिल में जो वायसराय की काउंसिल है और प्रोविंशियल काउंसिल है गवर्नमेंट की, उसमें पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और फिर हमारे पास भी पावर आ जाएगा, सो हमें कोई सप्रेस नहीं करेगा, ऐसा वे लोग मानते थे। ठीक है ना, तो आपको यहां से जो है क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं इस टॉपिक से, पार्टिकुलर इस टॉपिक से जो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि पहला क्वेश्चन होगा आपका, पहला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कि वेयर
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं शॉर्ट में, मूवमेंट नॉट सपोर्टेड एंड बाई विच पार्टी। ठीक है ना, पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, और कहां पे नहीं किया गया था, नहीं सपोर्ट किया गया, वो भी पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाई डिड जस्टिस पार्टी नॉट सपोर्ट नॉन कोऑपरेशन। ठीक है ना, मूवमेंट को, ये पूछा जा सकता है यहां से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन लिख सकते हो, साथ में लिखते चलो, अच्छा रहेगा। अब आता है कि इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पे नॉन कोऑपरेशन का क्या इफेक्ट रहा, इकोनॉमी पे क्या असर हुआ उसका। देखिए, मेनली नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही था कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। अब कोऑपरेट नहीं करेंगे तो किस तरह से नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना एंड स्कूल जाना बंद कर दिया, जो टीचर एंड हेडमास्टर है उन्होंने रिजाइन कर दिया, लॉयर प्रैक्टिस करना बंद कर दिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में वर्क करते थे वर्कर्स, उन लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिस वर्क को। ठीक है, तो सिटीजन ने क्या किया, सिटीजन्स बायकॉट करना शुरू कर दिए। जितने भी फॉरेन क्लोथ थे, फॉरेन क्लोथ को बायकॉट कर दिया गया, फॉरेन गुड्स को बायकॉट किए जाने लगे, जो लीकर शॉप्स थे उनको पिकेटेड किया जाने लगा, मतलब उनके ऊपर अटैक करके उनको लूटा गया, उनको जबरदस्ती बंद करा दिया गया। ठीक है, जो फॉरेन क्लोथ से उनको जलाया जाने लगा, लोग फॉरेन जो क्लोथ से जिस दुकान पे सेल होता था उससे लूट करके लोग बाहर ला करके सड़कों पे चारों तरफ जलाना शुरू कर दिया। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ ब्रिटेन की इकोनॉमी पर, और वो इंपैक्ट क्या था कि 1921 से 1922 तक, इस बीच 1921 से 1922 के बीच जो ट्रेड वैल्यू है, इंपोर्ट का ट्रेड वैल्यू, इंपोर्ट जो होता था वह 102 करोड़ से घटकर रिड्यूस होकर ओनली 57 करोड़ पे आ गया। ओके, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ रिड्यूस्ड हो गया जो इंपोर्ट वैल्यू है रुपीज में। जो मर्चेंट एंड ट्रेडर्स थे वो लोग जो फॉरेन गुड है, फॉरेन गुड को ट्रेड करने से मना कर दिया। जो यहां के रिच पीपल थे, जो लोग मनी फाइनेंस करते थे सॉरी, ट्रेड करने के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए, उन्होंने फाइनेंस करना बंद कर दिया। ठीक है, तो इससे बहुत बुरा इफेक्ट हुआ इकोनॉमिक फ्रंट पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। जैसे जैसे यह बाइकॉट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन का जो बाइकॉट मूवमेंट है वो चारों तरफ पूरे देश में फैलना शुरू हो गया। पीपल जो है जो फॉरेन क्लोथ है, इंपोर्टेड क्लोथ है, उसको डिस्कार्डिंग मतलब उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिए, उसको जो है पहनने से मना करने लगे, और जो इंडियन क्लोथ है उसको पहनना शुरू कर दिए। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आया। पहले जो इकोनॉमिक लॉस हुआ वो तो ब्रिटेन को लॉस हो रहा था, इकोनॉमिक बेनिफिट इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है इंडियन पे क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री पे, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि इंडियन क्लोथ की डिमांड बढ़ने लगी तो इंडियन टेक्सटाइल मिल प्रोस्पर होने लगे। जो हैंडलूम्स हैं उनकी डिमांड इंडिया में बढ़ना शुरू हो गया, तो इंडियन इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट हुआ। यहां पे आपको क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है इस टॉपिक से, इकोनॉमिक इंपैक्ट से क्वेश्चन आपको हो सकता है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट on
इकोनॉमिक फ्रंट। ठीक है, इकोनॉमी पे जो है क्या असर आया इसका, ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल्ड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल क्यों हो गया था? ठीक है, तो यह भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल्ड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज एंड अर्बन एरिया में मेनली जो है धीरे ग्रेजुअली स्लो डाउन होने लगा, यानी कि उसका इम्पैक्ट जो अमॉन्ग द पीपल इंथुजियाज्म था टुवार्ड्स दी सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो धीरे धीरे फेड अप होने लगा। क्यों होने लगा? इसके बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है ना। तो मेनली हम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा रीजन है इसका। पहला रीजन कहता है कि जो खादी क्लॉथ है, देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला रीजन है कि खादी क्लॉथ्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, मतलब जो मिल में प्रोड्यूस्ड होते थे क्लॉथ, उसके रेस्पेक्ट में खादी क्लॉथ्स महंगा होता था, एक्सपेंसिव होता था। तो जो पुअर पीपल हैं वो लॉन्गर टाइम तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे खादी क्लॉथ को, क्योंकि खादी क्लॉथ या तो हैंडलूम से बना होता था या इंडियन टेक्सटाइल मिल में बना होता था। अब इंडियन टेक्सटाइल मिल इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे कि वो मास प्रोडक्शन कर सकें और चीप रेट पे कर सकें। कम प्रोडक्शन होता था, ज़्यादातर जो क्लॉथ हैंडलूम से प्रोडक्शन होते थे, जिसके वजह से काफ़ी कॉस्टली होता था। सेकेंड रीजन था मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए एक अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप करना था। क्यों करना था? बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स, टीचर, हेडमास्टर, इन लोगों ने एंड लॉयर्स, इन लोगों ने अपने सर्विस को बाइकआउट कर दिया था। सो बाइकआउट इसलिए किया था कि वो सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थे, तो इन्हें काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई तो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन चाहिए, तभी तो वो लोग अपने अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। सो इस रेस्पेक्ट में इंडियन इंस्टीट्यूशन डेवलप होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंडियन डेवलपमेंट जितना स्पीड से चाहिए उतना स्पीड से डेवलप नहीं हुआ। सो बहुत सारे लोग जो है, टीचर, स्टूडेंट, फाइनली वो लोग मतलब एक तरह से थक करके टायर्ड हो गए कि यार कब तक ये चलेगा नॉन कोऑपरेशन, कब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली वो लोग जो है धीरे धीरे अपना जो भी सर्विस है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट का ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सो दिस वेयर स्लो टू कम अप, सो स्टूडेंट एंड टीचर बिगेन टू रिटर्न टू गवर्नमेंट स्कूल एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट, ठीक है। तो ये था अर्बन एरिया में, हमने इसे देखा कहाँ? अर्बन एरिया में, ठीक है। मूवमेंट इन टाउन, मिडिल क्लास किस तरह से पार्टिसिपेट किया, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ और क्यों शहरों में फेल हो गया। अब आते हैं हम लोग जो है रिबेलियन इन कंट्री साइड, ठीक है ना। रिबेलियन इन कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो इसका मतलब क्या समझते थे। और इसमें हम लोग को एक अवध रीजन में पीजेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अवध रीजन में जो पीजेंट मूवमेंट है, अवध अभी जो प्रेजेंट यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसका बहुत सारा पार्ट लाइक जो लखनऊ, अयोध्या, ये सब रीजन अवध में आता है। पहले आता था, अवध पहले प्रोविंस था। तो अवध में पीजेंट जो मूवमेंट है उसको लीड किया बाबा रामचंद्र ने। और बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जो पहले फिजी में एज एन इंडेंजर्ड लेबरर वर्क कर चुके थे, ठीक है। तो इंडेंजर्ड लेबरर क्या होता है? जो इंडेंजर्ड लेबर होते हैं उनको, वैसे लेबरर्स को कहा जाता है जिन्हें फोर्सफुली वर्क कराया जाता है एज ए प्लांटेशन वर्कर, दूसरे कंट्री में ले जा करके। यानी मान लो कोई इंडियन है, उसे किसी अनदर कंट्री में ले जा करके प्लांटेशन वर्कर या एनी काइंड ऑफ वर्क कराया जा रहा है, लेकिन उसे किसी तरह का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट में है। जब इंडिया से बाहर जा रहा है तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि वो कुछ समय तक 5 ईयर 10 ईयर वर्क करेगा और उसके बाद ही वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और वो फिर अपने कंट्री में वापस आ सकता है। इस तरह के बॉन्डेज में, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जो लेबरर वर्क करते हैं उनको इंडेंजर्ड लेबर कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही एक लेबर थे बाबा रामचंद्र, जिनको कि फिजी ले जाया गया था प्लांटेशन वर्कर के लिए।
जो पीजेंट मूवमेंट है अवध का, वह तालुकदार एंड लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट था। तालुकदार एंड लैंड लॉर्ड्स हाई रेंट, पीजेंट से हाई रेंट डिमांड करते थे। अब ये रेंट किस तरह का डिमांड करते थे लोग, देखिए लैंडलॉर्ड्स या जो मर्चेंट होते थे, तालुकदार होते थे, वो उनके पास लैंड का राइट होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड उनको अलॉट कर देती थी। तालुका, तालुका हम लोग समझते हैं ना, तालुका क्या होता है, तो उसका जो ऑनर होता है वो तालुकदार होता है, और उनके अंडर में बहुत सारा विलेज होता है, ठीक है, 20, 25, 30 जैसे जिस तरह से हो विलेज होता है। अब उनके जो विलेज के लैंड है वो उसका ऑनर कौन है, तालुकदार है, और जितने भी विलेजर्स हैं वो एज अ रेंटल, एज अ टीनेंट उस लैंड पे वर्क करेंगे। बदले में उनको जो है पेमेंट दिया जाएगा, वेजेस दिए जाएंगे, लेकिन जो कुछ भी प्रोडक्शन होता था उसका मैक्सिमम पार्ट लैंडलॉर्ड के पास होता था, और फिर वो लोग जो है जो और जो उसके पार्ट होते थे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में चला जाता था। तो तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हाई रेंट डिमांड करते थे पीजेंट से। तो पीजेंट्स, अब प्रोडक्शन जितना होता था, हो सकता है कभी किसी टाइम में प्रोडक्शन नहीं होता था या प्रोडक्शन कम होता था, और प्रोडक्शन हुआ उससे ज़्यादा कहीं रेंट है, क्योंकि रेंट डिसाइड करना तो ब्रिटिश के हाथ में था, ब्रिटिश डिसाइड करते थे कितना रेंट चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता था कि प्रोडक्शन से ज़्यादा उनका रेंट ही होता था, और इन एनी कॉस्ट उन्हें जो है पीजेंट्स को ये रेंट फुलफिल करने पड़ते थे, पे करना पड़ता था। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ उतना तो भी उन्हें कहीं ना कहीं से पेमेंट करना पड़ता था। अगर नहीं पेमेंट कर पाए तो अगले साल जो है इससे ज़्यादा, जितना रेंट है उससे कहीं ज़्यादा उनको फिर रेंट पे करना पड़ता था। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबुलसम था पीजेंट्स के लिए। सो वे लोग डिमांड करते थे कि इसे हटा दिया जाए। पीजेंट्स को बेगार सिस्टम भी, बेगार वर्क करना पड़ता था। बेगार वर्क क्या है, बेगार एक किस्म का बॉन्डेज लेबरर होता है, जिसमें जो लेबरर हैं या पीजेंट्स हैं उन्हें विदाउट एनी पेमेंट वर्क करना पड़ता था, ठीक है। तो पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है ना। तो जो पीजेंट्स हैं जहां पे वो लोग काम करते थे उनकी टेन्यूर सिक्योरिटी नहीं थी, यानी कभी भी पीजेंट्स को रेंट से बाहर किया जा सकता है। रेंट, मान लो कि जैसे इसको इस तरीके से समझिए कि अगर कोई पीजेंट्स है और एक लैंडलॉर्ड के एग्रीकल्चरल लैंड पे वर्क कर रहा है, उन्हें उसने प्लांटेशन कर दिया, क्रॉप्स प्लांट कर दिए, क्रॉप्स बढ़ना, ग्रो करना शुरू हो गया, और जो तालुकदार है या लैंडलॉर्ड से उसके मन में है कि नहीं इसको हटा दो क्योंकि ये अच्छा प्लांट हो रहा है और इसका पूरा फायदा मैं लूंगा, तो वो क्या करेंगे, उसको निकाल देते थे, कहते थे कि नहीं अब तुम छोड़ दो इस जमीन को, तुम्हारा राइट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिक्योरिटी नहीं था टेन्यूर को लेकर के। उसके बाद रेगुलरली जो पीजेंट्स हैं उनको लैंड से हटाया जाता था, मतलब कि जो रेंटल एग्रीमेंट था उससे हमेशा उनको बाहर कर दिया जाता था। क्यों, क्योंकि जो लैंड लॉर्ड हैं उनको ऐसा डर होता था कि अगर लॉन्गर टाइम तक पीजेंट्स वर्क करेंगे तो अपना राइट इस पे क्लेम करना शुरू कर देंगे लैंड पे, और वो फिर राइट जो लैंड है वो किसके पास चला जाएगा, पीजेंट्स के पास चला जाएगा। दैट्स वाई वो लोग जो हमेशा इविक्ट कर देते थे, मतलब जो एग्रीमेंट होता था, लीज एग्रीमेंट, उसको एवरी ईयर या कंप्लीट होने से पहले ही ब्रेक कर देते थे। तो पीजेंट्स इन सभी कुछ डिमांड थे पीजेंट के, और उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन लोगों ने मूवमेंट करना शुरू किया, पीजेंट्स मूवमेंट। और वो डिमांड क्या क्या थे, रिडक्शन इन रिवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ये 3 डिमांड थे। सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव, जो लैंडलॉर्ड होते थे, क्योंकि उनके कुछ जो कस्टम्स वगैरह होते थे वो काफी ऑपरेसिव थे, रिप्रेसिव था, ठीक है ना, इसलिए। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए नाई धोबी बंद मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, नाई धोबी बंद मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें से जो बार्बर और वाशरमैन थे, ये लोग लैंडलॉर्ड्स के घरों में सर्विस देते थे अपना, तो सर्विस देना इन लोगों ने बंद कर दिया। ओके, तो ये था आपको अवध का पीजेंट्स मूवमेंट। तो यहां से आपको हो सकता है कि क्वेश्चन
कि डिटेल आपको लिखने के लिए कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है अवध में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आपको क्वेश्चन हो सकता है कि राइट इन डिटेल, ठीक है, राइट इन डिटेल अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अवध, ये आपको हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। या फिर नाई धोबी बंद क्या है, ये भी हो सकता है आपको क्वेश्चन, यहां से नाई धोबी बंद क्या क्वेश्चन है, ये हो सकता है। या फिर डिमांड्स क्या थे, डिमांड्स ऑफ पीजेंट्स, ठीक है ना, ये भी आपको क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या डिमांड्स थे इनके। अब आते हैं इसी दौरान जब अवध में पीजेंट्स मूवमेंट चल रहा था, तो वहां पे एक अवध किसान जो है सभा का गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया, अवध किसान सभा वहां पे एस्टेब्लिश किया गया। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र का बहुत बड़ा योगदान था। वो लोग काफ़ी इसको जो है मेहनत किया उस एस्टेब्लिश करने के लिए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध रीजन में, अवध के बहुत सारे जो विलेजेस हैं उनमें जाना शुरू कर दिया, लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने विलेजर्स से बात करी और विलेजर्स की जो ग्रीवांसेज हैं, उनके जो प्रॉब्लम है, उसको समझने का कोशिश किया। अक्टूबर 1920 तक, ये सभी डेट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा सेटअप किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि अवध किसान सभा किसने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाउंडर ऑफ अवध किसान सभा कौन थे, ये भी हो सकता है, कब किया गया ये भी हो सकता है, ठीक है। सो एक महीने के अंदर ही अवध किसान सभा का जो ब्रांचेज है करीब 300 विलेजेज में एस्टेब्लिश हो गया, ओके। However, the peasants movement developed in forms that the Congress leadership was unhappy with it. मीन्स कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो पॉपुलर तो हुआ, लेकिन पॉपुलैरिटी उसकी इस तरह से बढ़ना शुरू हो गई कि वहां पे वायलेंस भी होना शुरू हो गए अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार, क्योंकि मर्चेंट्स, बाजार वगैरह जो है लूटे जाने लगे, मर्चेंट और तालुकदार के हाउसेस पे अटैक किया जाने लगा, और उनके घरों में जो फूड ग्रेन्स स्टोर्ड थे, मनी स्टोर्ड थे, डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड थे, इन सभी को लूट लिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिस डायरेक्शन में, वायलेंट डायरेक्शन में बढ़ रहा था, उससे कांग्रेस लीडरशिप काफ़ी अनहैप्पी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि, एक तो पहला पॉइंट ये है कि वो चाहते नहीं थे कि वायलेंट एक्टिविटी हो, बिकॉज महात्मा गांधी का प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस पे। सेकेंड, कि बहुत सारे ऐसे तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट थे जो कांग्रेस गवर्नमेंट को फाइनेंस करते थे, कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, और उन्हीं के अगेंस्ट इस तरह के मूवमेंट होने लगे, उन्हीं के अगेंस्ट इस तरह का लूटपाट और जो है वायलेंस होने लगा। तो इससे भी कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से कांग्रेस काफ़ी टेंशन में आ गई कि ये लोग फिर जो रिच क्लास है, रिच पीजेंट्स है, वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट्स वाई इस तरह के मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कांग्रेस गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया ज़्यादा ऐसे रीजन में, रूरल रीजन में, और फिर गांधी जी को जो है फाइनली इसको स्टॉप करना पड़ा। ओके, मेनी प्लेसेस पे लोकल लीडर जो है पीजेंट्स को बताते थे, कहते थे कि गांधी हैज डिक्लेयर दैट नो टैक्सेस वेयर टू बी पेड एंड लैंड्स वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। यानी जो लोकल लीडर थे, वे लोग पीजेंट्स वगैरह को बहकाते थे, स्पीच दे करके उनको जो है बरगला देते थे, या कहते थे उनको कि गांधी जी का ये ऑर्डर है, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब हमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है,
टैक्स तो देना नहीं है, इसके साथ साथ जितने भी लैंडलॉर्ड्स के लैंड हैं वो सभी जो है पुअर पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरह की बातें गांधी जी के नाम पे सब कुछ होने लगा। वायलेंस भी गांधी जी के नाम पे होने लगा, टैक्स भी नहीं देते थे लोग, जमीन वगैरह जो है लैंड्स वगैरह वो लोग छीनने लगे, लूटने लगे, घरों पे अटैक करने लगे, मर्चेंट्स के शॉप्स वगैरह लूटा जाने लगा, ठीक है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी होने लगी इन द नेम ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी का नाम बदनाम हो रहा था, दैट्स वाई कांग्रेस इसको बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब आता है ट्राइबल, इसमें तीसरा पार्ट है ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो 4 पार्ट हैं। पहला तो हमने टाउन में देखा और क्या क्या इफेक्ट हुए उसको पढ़ा हमने, फिर कंट्री साइड में देखा, अवध रीजन को मेनली इसमें एक्सप्लेन करना था, और तीसरा आ गया अब ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, और चौथा होगा प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन यानी टी गार्डन में, ठीक है। तो ये अभी हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं, ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक रीजन था गुडेम हिल्स, जहां पे जो ट्राइबल पीपल थे वे लोग मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1920 में। क्यों स्टार्ट किया इस तरह से, क्यों वे लोग गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया? गुडेम, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स रीजन में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बहुत तरह के मेनी काइंड्स ऑफ बैन या मेनी काइंड्स ऑफ जो बैन है वो इम्पोज कर दी थी। जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में इंटर नहीं करना है, पीपल्स फॉरेस्ट एरिया में ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं, फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, ट्राइबल पीपल हैं, जंगल ही, फॉरेस्ट ही उनका सब कुछ है, फॉरेस्ट से ही वो सब कुछ कलेक्ट करते हैं। कुकिंग के लिए फ्यूल वुड कलेक्ट करते हैं, लिव्स कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं, उनके जो एनिमल है उसको ग्रेजिंग वहां पे कराते हैं ले जा करके। और इन्हीं सभी एक्टिविटी को गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था। तो उनका लाइफ जो है एक तरह से ट्रबल में आ गया था, काफी मिजरेबल लाइफ वो लोग स्पेंड करने लगे। और ट्राइबल पीपल ने महसूस किया ऐसा कि उनका जो ट्रेडिशनल राइट है वो डिनाइड किया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जब गवर्नमेंट ट्राइबल पीपल पे बेगार सिस्टम को इंपोज करना शुरू कर दिया फॉर बिल्डिंग रोड्स, हिली पीपल, ये जो गुडेम हिल्स के ट्राइबल पीपल हैं वो लोग रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, और उसी रिवोल्ट में गुरिल्ला वार को वो लोग स्टार्ट कर दिए। तो इनको लीड करने वाला कौन था? इनका कोई ना कोई तो लीडर होगा, तभी तो ये लोग करेंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं करेंगे। कोई लीडर होगा तभी तो ये वार, गुरिल्ला वार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें थी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि मैंने किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपको पहले वाले में राइट नन को, हाँ अवध रीजन में तो मैंने क्वेश्चन दिया ही था, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अवध किसान नाई धोबी, अवध किसान सभा के बारे में भी हमने लिखा, फाउंडर ऑफ अवध सभा। चलिए कोई बात नहीं। तो उनको कौन लीड कर रहा था? यहां पे एक क्वेश्चन हो सकता है आपको कि जो ट्राइबल मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, यहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन राइट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन गुडेम हिल्स आर आंध्र प्रदेश, ठीक है। दोनों आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रीफ में डिस्कस करने के लिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि हु लेड देम, यानी कि जो ट्राइबल पीपल है गुडेम हिल्स के, उनको लीड कौन कर रहा था? तो इसमें एक नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से लिखने को हो सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफ ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अल्लूरी सीताराम राजू
क्लेम करते थे कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर है। और वो स्पेशल पावर क्या है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते थे और वो सही हो जाता था। एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडक्शन मतलब फ्यूचर के बारे में वो प्रेडिक्ट करते थे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इससे और ये उनके सही भी हो जाता था जो प्रेडिक्ट करते थे। फिर पीपल को हील करना शुरू कर दिया, यानी लोगों के पास फॉरेस्ट एरिया में अगर किसी तरह का कोई डिजीज होता था, किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, तो लोग उनके पास आते थे और वो उनको ठीक कर देते थे। उसके बाद ऐसा बिलीव था ट्राइबल पीपल का कि अलूरी सीताराम राजू बुलेट शॉट को भी सरवाइव कर जाएंगे, यानी बुलेट उनको नहीं लग सकता है, कुछ नहीं हो सकता है बुलेट से उनको। तो ये सभी जो स्पेशल पावर है, इसके वजह से अलूरी सीताराम राजू अपने आप को जो है, अलूरी सीताराम राजू को लोग गॉड की तरह मानने लगे, ट्रीट करने लगे, रेस्पेक्ट करने लगे उसका। फैसिनेटेड बाई राजू मतलब एक तरह से कैप्टिवेशन। अलूरी सीताराम राजू के पास इस तरह के जो पावर थे उससे लोग काफी फैसिनेट हो गए, कैप्टिवेट हो गए, मतलब एक तरह से वो मंत्र मुग्ध, हम लोग कहते हैं ना कि भाई उसकी तो जो पावर है, जो एक्टिविटी, उसको देख करके हम लोग मंत्र मुग्ध हो गए, एक तरह से उसके वश में हो गए। वो जो कहेगा हम वही करने को तैयार है, लोग जीने मरने को तैयार हो जाते हैं किसी के कहने पे। सो सिमिलरली फैसिनेटेड बाई राजू, रिबेल प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। लोग उसको भगवान का रूप मानने लगे। ट्राइबल पीपुल ये मानने लगे कि वह भगवान का अवतार है इस धरती पे, आंध्र प्रदेश की धरती पे। अलूरी सीताराम राजू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है, इंस्पायर्ड थे। वो गांधी जी से भी इंस्पायर्ड थे और लोगों को, ट्राइबल पीपल को उन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, खादी क्लोथ पहनने के लिए और ड्रिंकिंग वगैरह जो वो लोग करते थे उसको गिव अप करने के लिए उन्होंने अपील किया, उनको मनाया, परसुएड किया, राजी किया। लेकिन साथ ही साथ एट द सेम टाइम अलूरी सीताराम राजू यह भी मानते थे कि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ नॉन कोऑपरेशन से लिबरेट नहीं किया जा सकता है। इंडिया को अगर फ्रीडम चाहिए, इंडिया को कॉलोनियल रूल से लिबरेट करना है, मुक्त करना है, उसको फ्री करना है, तो हमें फोर्स यूज करना ही होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन कोऑपरेशन से नहीं होगा। लेकिन फाइनली 1924 में अलूरी सीताराम राजू को अरेस्ट कर दिया गया और फिर उनको जो है फांसी दे दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया, वो डेथ कर गए और फिर वो एक फोल्क हीरो, लोकल हीरो बन गए अलूरी सीताराम राजू, ठीक है ना। तो अलूरी सीताराम राजू के लाइफ पे आप लिखने को शॉर्ट नोट्स आ सकता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट वर द टू अपोजिट थॉट्स ऑफ राजू, ठीक है, उनके अपोजिट थॉट्स क्या थे। ओके, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई गुडेम हिल्स rebels became violent, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है, बट आप लोग भी जब पढ़ रहे हो तो आप खुद से क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और आप वीडियो को पॉज करके ये सभी जो लिखा गया है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अब आता है फोर्थ पार्ट इसका, स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर, यानी कि जो प्लांटेशन एक्टिविटी में सिटीजन इन्वॉल्व थे, और यहां पे स्पेशली हम टी गार्डन में जो वर्कर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, जो आसाम में प्लांटेशन वर्कर थे, टी गार्डन में वर्क कर रहे थे, तो उनको क्या किया जाता था कि एक इनक्लोज्ड पेरीफेरी में रखा जाता था, यानी जो गार्डन होते थे वो चारों तरफ से बाउंड्री होती थी उसकी, और उसी में रखा जाता था। आने जाने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता था, बाहर जाना हो तो, लेकिन वह परमिशन कभी मिलता ही नहीं था उनको। सो प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मीनिंग था फ्रीडम
meant the right to move freely in and out of the confined space which they were enclosed. जहां पे वे लोग इनक्लोज थे, उनको रखा गया था वर्कर्स को, उस इनक्लोज्ड स्पेस से आने और फ्रीली आने और जाने की अगर आजादी उनको मिल जाए तो वही उनके लिए फ्रीडम का मतलब था. एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन, एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन परमिशन. यानी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत प्लांटेशन वर्कर को जो टी गार्डन से बाहर जाने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन वो परमिशन कभी मिलता भी नहीं था उन्हें, तो नहीं जाते थे वो लोग. जब प्लांटेशन वर्कर्स ने ये सुना कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट है, तो क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने तो सुना कि हाँ नन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, महात्मा गांधी नन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, तो हुआ क्या उनके साथ? हुआ ये कि टी गार्डन के थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, जो वहां की अथॉरिटी है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था उसको डिफाई कर दिया, मानने से इनकार कर दिया, और जो इनक्लोज्ड स्पेस है, टी गार्डन है, उनको तोड़ करके वो लोग बाहर निकल गए वहां से. इसमें जो गार्ड वगैरह थे उनको मार के भी उनसे जबरदस्ती करके थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जो है वहां से निकल गए और अपने विलेज की तरफ जाना शुरू कर दिया, अपने घरों की तरफ. क्यों घरों की तरफ जाना शुरू कर दिया? क्योंकि उनका मानना था कि अब गांधी राज आने वाला है, और गांधी राज आ जाएगा तो उनके अपने ही गांव में सभी लोगों को एवरीवन वुड बी गिवन लैंड, अपने ही गांव में उनको जमीन मिल जाएगी, और जमीन मिल जाएगी तो उन्हें दूसरे जगह काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने लैंड पे काम करेंगे, अपना लाइवलीहुड फुलफिल करेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसकी खबर थी. ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत रेलवे वगैरह को स्टॉप कर दी. जब रेलवे रुक गया, और भी जो स्टीमर सर्विस था, क्योंकि वहां से आसाम से बंगाल कलकत्ता तक आते थे, कलकत्ता से फिर वो दूसरे जगह जाते थे, तो स्टीमर सर्विस से वो लोग आते जाते थे, या रेलवे से, तो इन सभी स्टीमर सर्विस रेलवे सबको रोक दिया गया. अब रोक दिया गया तो वो कहीं नहीं जा सकते थे, और ब्रिटिश फोर्सेज जो है अगेन उनको कैप्चर कर ली. कैप्चर करने के बाद उन्हें पुनः जो है गार्डन में रिटर्न ले जाया गया, और फिर पहले से भी हार्श कंडीशन उनके ऊपर इंपोज कर दिया गया. तो इस मूवमेंट का जो विजन था, किसका? नन कोऑपरेशन मूवमेंट का विजन था, वो बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं था. कांग्रेस ने उसको कभी डिफाइंड नहीं किया कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट का मोटिव क्या है, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, कब तक इसको मूवमेंट को रन करेंगे, कब तक ये मूवमेंट चलेगा, ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं था. पीपल स्वराज का अपने अपने तरीके से मीनिंग इंटरप्रिट करते थे. जब ट्राइबल पीपुल chanted Gandhi's name and raised slogan demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally related to all India agitation. सबका अलग अलग मतलब था, लेकिन जब वे लोग महात्मा गांधी का नाम चांट करते थे, भारत छोड़ो और नॉन कोऑपरेशन, स्वतंत्र भारत, इस तरह का जब चांट करते थे, डिस्पाइट डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, दे वेयर कनेक्टेड देमसेल्फ टू द मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो ऑल ओवर इंडिया का हिस्सा, उससे कनेक्ट हो जाते थे, इमोशनली कनेक्ट जो है ये लोग हो जाते थे. ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंट स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट. अब यहां से आपको क्या क्वेश्चन हो सकता है? ठीक है, तो ये इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर. ओके, ये हो सकता है क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वाज द हार्डशिप
ऑफ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये भी क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है ना। ये भी आपको क्वेश्चन हो सकता है यहां से कि डिस्पाइट different meaning of Swaraj for different groups non-cooperation became ऑल इंडिया एजिटेशन, ठीक है। एक्सप्लेन करें इसको, ठीक है ना। तो सभी में से आपको थोड़ा थोड़ा समरी देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें। ओके फ्रेंड, तो ये रहा हम लोग का पार्ट 2। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।